हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पुनः क्लास 12th का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में आपने यूनिट 6 में प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित टॉपिक्स को समझा और पढ़ा। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजे। वेरी गुड, बहुत अच्छे नोट बना रहे हैं आप। लेकिन कुछ विद्यार्थी का रिस्पांस अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी इन वीडियो को देखे और मुझे प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मैं समझूं कि आप मेरे वीडियो का फायदा उठा रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 चूंकि 10 मार्क्स की है और इसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो हम पढ़ चुके हैं और आपने उसे समझा होगा और उसे नोट भी किया है। आप किताब की सहायता से अपने नोट्स बनाइए। अब हम आज क्लास 12th का तीसरा वीडियो, सेकंड पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले आपको जो प्रश्न बनता है इस चैप्टर का कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और उसके नियम दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। समांगी का मतलब होता है एक समान। जैसा कि ये चित्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कांच की स्लाइड रखी हुई है और हवा से जब कोई एक प्रकाश किरण उस कांच की स्लाइड पर आपतित हुई तो किरण सीधी जाने के बजाय अभिलंब की तरफ झुककर नीचे की तरफ निकल गई। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और MN अभिलंब है। तो यहाँ प्रकाश किरण जो हम सीधी जानी चाहिए थी वो सीधी न जाकर अपने अभिलंब की तरफ झुक गई। तो इससे कहेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन कैसे हुई इसकी परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चित्र में PQ आपकी आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, MN है आपका अभिलंब। इसी प्रकार एंगल PQM आपतन कोण है, NQR अपवर्तन कोण है। बहुत सावधानी से इनको याद करना है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। इसके पहले वाले परावर्तन में आपतन कोण था अपना और परावर्तन कोण था, है ना। तो शब्दों का आप कंफ्यूज ना हो, इस बात को ध्यान रखें। यह है आपतन कोण, यह है अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर माध्यम में हवा, नीचे है कांच। तो हम कहते हैं इसको, ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम और नीचे वाले को कहेंगे सघन माध्यम। अभी सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है? सघन का मतलब होता है, यदि हम तुलना करें एक दूसरे की, कि जिसका प्रकाशीय घनत्व यदि एक की अपेक्षा दूसरे में ज्यादा हो सघन माध्यम और कम हो तो विरल माध्यम। या उसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हवा में कण दूर दूर होते हैं कांच की तुलना में, तो इस तुलना में विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास। तो इसके कांच को हम कहेंगे सघन माध्यम और हवा को कहेंगे विरल माध्यम। ये जोड़े पर निर्भर करता है कि कौन से दो जोड़ों के बीच प्रकाश कण प्रवेश कर रही है। जैसे हवा से यदि पानी में गई तो हवा तो हो गई आपका विरल माध्यम और पानी हो गया सघन माध्यम। लेकिन परिघटना यदि ऐसी होती है कि पानी से कांच में जा रही है तो यहाँ पानी आपका विरल माध्यम हो जाएगा और कांच आपका सघन माध्यम। तो जरूरी नहीं कि यदि पानी आपने एक बार सघन माध्यम लिया है तो सघन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है जोड़ियों पर। तो हमने यहाँ पर प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं इसके नियम। इसके दो नियम हैं, जैसे कि आपको परावर्तन के नियम थे दो, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। नंबर दूसरा, दो माध्यमों के जोड़ों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात म्यू साइन आई बटे साइन आर। साइन को अपन कैलकुलस से आप पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है ये। साइन मतलब ज्या, हिंदी में उसको ज्या कहते हैं, आधा ज और ज्या। तो दूसरा नियम कहता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार से
इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड नियम किस नाम से जाना जाता है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को समझा, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। प्रकाश का अपवर्तन अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दो प्रकार के माध्यम, विरल और सघन। एक बात का और ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाती है। यदि इसके मार्ग को उलट दें, अर्थात हम सघन से विरल की तरफ भेजें, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपने को। प्रकाश किरण जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, तो लेकिन सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दो नियम, नंबर पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझने से पहले हम कुछ और छोटी सी बातें देख लें। हमने अभी माध्यम का अपवर्तनांक की चर्चा की है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे सेकंड नाम स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एक बात इसमें और ध्यान रखें, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण हवा से किसी भी माध्यम में जाएगी, एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर, तो हम उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एयर टू ग्लास, हवा से कांच में गई, है ना। तो हवा से कांच में गई तो हम कहेंगे माध्यम में, इसको इस रूप में माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। इसको इस रूप सूत्र भी याद रखिएगा। एयर टू ग्लास गई है प्रकाश किरण, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच पे प्रकाश की चाल। इस सूत्र को भी याद रखिए, आंशिक प्रश्नों में कहीं काम आएगा। तो बात हो रही है निरपेक्ष अपवर्तनांक की, कि हवा से जब भी किसी माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो उससे संबंधित अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और सापेक्ष का मतलब है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सापेक्ष, जैसे वाटर टू ग्लास गई, तो वाटर टू ग्लास, पानी से कांच में गई, तो हम उसका लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो इस बात को ध्यान रखें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब है हवा से किसी भी माध्यम में जो प्रकाश किरण प्रवेश करती है उससे संबंधित अपवर्तनांक कहलाता है निरपेक्ष। और किसी अन्य दो माध्यमों की बात करें तो जैसे वाटर टू ग्लास की, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वो कहलाएगा सापेक्ष, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमको पढ़ना है। मेन प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आता है। इस सिद्धांत को पहले तो समझें। सिद्धांत कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि यहाँ पर है एयर और ये है आपका ग्लास, एयर टू ग्लास जब प्रवेश करेगी और यदि हम उसके मार्ग को उलट दें, जैसे ये प्रवेश करी यहाँ अभिलंब की तरफ झुककर और उसको मार्ग को उलट दें, तो प्रकाश किरण जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यदि उसके मार्ग को उलट दें तो प्रकाश किरण जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है। इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप भी देखें कि प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब एयर टू ग्लास हम क्या कहेंगे, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन
आर। इसको इक्वेशन दे दें फर्स्ट। एवं जब मार्ग उलट दें उसका, तब मार्ग मतलब अब पहले हवा से कांच में, तो कांच से हवा में, तो ग्लास टू एयर, जाहिर सी बात है कि अब इसके लिए आपतन कोण हो जाएगा और ये इसका अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन आर, आपतन कोण साइन आई। समझ में आ रही बात? पहले आई आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण था, जब मार्ग उलट दिया तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन सेकंड दे दें अपन। समीकरण 1 एवं 2 से एयर टू ग्लास गुणित ग्लास टू एयर इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर गुणित साइन आर बटे साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल। इस प्रकार क्या बचेगा यहाँ पर, एयर टू ग्लास गुणित ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं एयर टू ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास टू एयर। म्यू अपवर्तनांक है आपको। इस प्रकार से हमने उत्क्रमणिका सिद्धांत के आधार पर निकाल दिया कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है और जब मार्ग उलट दें तो उनका अपवर्तनांक एक दूसरे के व्यतिक्रम हो जाता है। एयर टू ग्लास इक्वल टू ग्लास टू एयर, तो ये कहलाता है आपका प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत। चलिए अब अगले हम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न बनता है कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से गुजरती है तो उसके अपवर्तनांकों में क्या रिलेशन है, इसको हम इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न आपको परीक्षा में इस तरह से आ सकता है, काफी बार पूछा गया है प्रश्न 3 या 4 नंबर का, कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए। या आ सकता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो एयर टू वाटर गुणित वाटर टू ग्लास गुणित ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1। अर्थात प्रकाश किरण हवा से पानी में गई, फिर पानी से कांच में गई, फिर कांच से हवा में गई, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1। ये प्रूव करने को आ सकता है। या आ सकता है कि वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू एयर टू ग्लास बटे एयर टू वाटर। अर्थात जो दो प्रकाश का जो है सापेक्ष अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष मतलब है एयर टू ग्लास एयर टू वाटर, और सापेक्ष मतलब वाटर टू ग्लास, जैसे हम पहले ही समझ चुके हैं इस बात को। तो इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझें। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण यहाँ पर हवा, पानी और कांच 3 माध्यम लिए गए हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ कांच है और ऊपर नीचे हवा, यहाँ भी हवा है नीचे, सबसे नीचे। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण PQ आपतित हुई है आपतन कोण I1 पर, अपवर्तन कोण है R1। बुक की सहायता से आप इसको और देख सकते हैं, किताब में आपके बने हुए चित्र। फिर चूंकि ये R1 है तो ये भी R1 होगा, क्योंकि दो समांतर किरणें अभिलंब की तरह हैं, तो ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो R1 है तो ये भी R1। तो ये फिर से पानी से कांच में गई तो अभिलंब की तरफ झुकी, तो ये किरण, ये कोण हो गया R2। ठीक है, तो ये हो गया R2। जब ये R2 है तो ये भी R2, और जब प्रकाश किरण कांच से हवा में गई, मतलब सघन से विरल में गई, तो अभिलंब से दूर हटकर तीसरा कोण हो गया R3। इसको निर्गत कोण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने I1 R1 R1 R2 R2 और ये वाला कोण है R3। इस चित्र को हमने समझा इस तरह से, किताब में से देखेंगे आप तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है, हवा से पानी में प्रवेश करती है, तब स्नेल के नियमानुसार हवा से पानी में एयर टू वाटर साइन I1 बटे साइन R1, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हवा से पानी प्रवेश करी I1 बटे R1, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब वो पानी से कांच में गई, पानी से कांच में जाती है जब, तो क्या हो जाएगा, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास।
हो जाएगा साइन, इसके लिए अब आपतन कोण क्या हो गया R1 और अपवर्तन कोण है R2, तो लिखेंगे साइन R1 बटे साइन R2, समीकरण नंबर 2। एवं तीसरी बात करें अपन तो कांच से हवा में, एवं जब कांच से हवा में जाएगी, प्रवेश करेगी, तब क्या हो जाएगा, कांच से हवा तो ग्लास टू एयर, यहां पर देखिए आपतन कोण है R2 और ये कोण है R3, साइन R2 बटे साइन R3, समीकरण नंबर 3। एक बात यहां याद रखें हमेशा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी निश्चित माध्यम से गुजरती है और विभिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात जब निर्गत होती है उसी माध्यम में, तो हमेशा आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। तो यहां याद रखें समीकरण 3 में जो R3 है निर्गत कोण वो I1 के बराबर है, इसके हम लिख सकते हैं ग्लास टू एयर बराबर साइन R2 बटे साइन I1, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं इसको अपन। समझ में आई बात? जब प्रकाश किरण एक निश्चित माध्यम से प्रवेश करती है उसी माध्यम में निर्गत हो जाती है तो हमेशा आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। तो हम R3 को यहाँ लिख सकते हैं I1 के बराबर, तो हमने R3 को यहाँ I1 के बराबर लिख दिया है। इस प्रकार हमें इक्वेशन क्या मिली है, ग्लास टू एयर बराबर साइन R2 बटे साइन R3 की जगह में लिख दिया है I1। याद रखें इस बात को। इस प्रकार हमको समीकरण 4 मिल गया इसको। इसके बाद अब आगे देखते हैं अपन, तो देखें आगे समीकरण 1, 2 एवं 4 से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया सबका, एयर टू वाटर गुणित वाटर टू ग्लास गुणित ग्लास टू एयर। एयर टू वाटर था साइन I1 बटे साइन R1, फिर पानी से कांच में गई R1 बटे R2, और तीसरा वाले को हमने चौथे के रूप में कन्वर्ट किया था साइन R2 बटे साइन I1, क्योंकि R3 जो है अपना I1 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि सभी कट जाएंगे, I1 से I1 वाला, I से C कट जाएगा, केवल बचेगा 1। इस प्रकार एयर टू वाटर गुणित वाटर टू ग्लास गुणित ग्लास टू एयर सबका मल्टीप्लिकेशन होता है 1। यही हमको प्रूफ करना था। अब एक और स्टेप्स प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या किया, बीच वाले को वही रहने दिया और इन दोनों स्टेप्स को नीचे ले गए यहाँ आप लिख करके। एयर टू वाटर यहाँ ग्लास टू एयर है, अब इसका हम उत्क्रमणिता का सिद्धांत यहाँ लगा रहे हैं। ग्लास टू एयर को लिख सकते हैं 1 ग्लास टू एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर को लिख सकते हैं 1 एयर टू ग्लास, पलट के ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार वाटर टू ग्लास इक्वल टू जाएगा एयर टू ग्लास बटे एयर टू वाटर। ये भी एक प्रूफ हमने देखा है। इस प्रकार दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं ये जो है विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। तो आज प्रकार से हमने केवल 3 ही क्वेश्चन पढ़ पाए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आता है। तो आप इन तीनों प्रश्नों के नोट्स बना लें। नोट्स के लिए क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, 3 ही क्वेश्चन है यहाँ। नंबर पहला, प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित कर उसके नियम देना है। दूसरा अपन ने देखा प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, और तीसरा अपन ने देखा विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ाई करें घर पर, और जो भी मैं वीडियो के द्वारा आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चंस, उनके नोट्स बनाएं और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, ताकि मुझे भी वीडियो भेजने में आपको प्रसन्नता महसूस हो कि मेरे बच्चे इन वीडियो के माध्यम से कुछ लाभान्वित हो रहे हैं। तो ओके, अगला वीडियो हम पुनः बनाएंगे, इससे आप नोट्स में तैयार रखें। ओके।